बीजीटी न्यूज़ इनसाइड स्टोरी में आज देखिए 5 घंटे तक चली डीलिंग में नहीं बनी बात तो विधायक और कारोबारी के रिश्ते में कैसे पैदा हो गई दरार। 5 घंटे डीलिंग हो रही थी और कोई आदमी मांग रहा था कि 10 रुपया मुझे अलग से दे दो। मैं बोल रहा था 5 रुपए से ज़्यादा नहीं मिलेगा। लड़ाई इस बात की है। जिले के हमारे वारासुनी के 7-8 लोग हैं जिनका करोड़ रुपया खा के बैठा है। मैंने इस बात का प्रयास किया कि वारासुनी के जो लोग हैं जिनको पैसा नहीं था उसको वापस किया जाए। उस बात की लड़ाई के लिए मैंने डाटा। रेत और शराब के कारोबार में नेताओं और ठेकेदारों की पार्टनरशिप कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब रिश्तों में खटास आ जाए तो यही पार्टनरशिप एक दूसरे के लिए बड़ी बात बन जाती है, जिसमें ना तो पुराने संबंध याद रह पाते हैं और ना ही फिर से रिश्ते सुधारे जाने की कोई गुंजाइश बनी रहती है। कुछ ऐसा ही चल रहा है इन दिनों बालाघाट जिले के विधानसभा क्षेत्र वारासिवनी में, जहाँ आज से 7 माह पहले एक डीलिंग को लेकर विधायक प्रदीप जायसवाल और कारोबारी राजेश पाठक के बीच वर्षों पुराने संबंध बिगड़ गए, जिसके बाद दोनों एक दूसरे की सार्वजनिक मंच से खिलाफत करने लगे। कुछ दिनों तक यह टकराव मर्यादा में रहा, लेकिन जैसे ही चुनावी साल आया विधायक ने ठेकेदार के खिलाफ अपनी जुबान और भी लंबी कर दी, यहां तक कि सड़क छाप भाषा में बयानबाजी शुरू कर दी। बस फिर क्या था, उनकी इसी भाषा ने ठेकेदार को भी विधायक की पोल खोलने मजबूर कर दिया। आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं विधायक प्रदीप जायसवाल का वह बयान जिसमें उन्होंने रेत एवं शराब कारोबारी राजेश पाठक को सार्वजनिक रूप से अपशब्द कहने में कोई भी संकोच नहीं किया। आज राजेश पाठक की बात कर रहे हो, सम्मान्य नेता, आपके लिए सम्मान्य हो सकता हो, लेकिन सारे अवैध घाट में रेत की निकासी करवा रहे हो तो चोरी कर रहे हो, खुद चोरी कर रहे हो। और वहाँ हमारा सरपंच ट्रैक्टर लगाता तो उसको 379 केस बनाते हो। हमारे सरपंचों को पकड़ोगे, गाँव की जनता को परेशान करोगे तो निश्चित रूप से गुड्डा जायसवाल की गाली खाओगे, डांट खाओगे। इसमें क्या गलत है? जिले के हमारे वारासुनी के 7-8 लोग हैं जिनका करोड़ रुपया खा के बैठा है। मैंने इस बात का प्रयास किया कि वारासुनी के जो लोग हैं जिनको पैसा नहीं था उसको वापस किया जाए। उस बात की लड़ाई के लिए मैंने डाटा। और जितने लोगों को पैसा इन लोग खाए मैं उस सबका पैसा वापस दिलाना चाहता हूँ। करोड़ रुपया है और आने वाले समय पर भी करोड़, कम से कम 50 लोग का पैसा पार्टनरशिप के नाम पर इन्हें लिया है पाठक ने, और किसी का पैसा वापस करेंगे नहीं। ये बहुत बड़ा आने वाले समय में, अभी जैसे घोटाला हुआ लांजी का, ये बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा। और ऐसे चोरों को लेकर तुम साथ में घूम रहे हो, हाँ, महिमा मंडित कर रहे हो उनको। ये राजेश पाठक बांदा कंपनी यहाँ के नेताओं को आपस में लड़ाकर राज करना चाहती है। जैसे अंग्रेज आए थे ना, अंग्रेजों कंपनी, ऐसा, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। विधायक प्रदीप जायसवाल के इसी बयान ने राजेश पाठक और उनके सहयोगियों को हमलावर होने का मौका दे दिया, जिसे लेकर आज उन्होंने बाकायदा सर्किट हाउस बालाघाट में एक वार्ता बुलाई, जिसमें उन्होंने न केवल विधायक जायसवाल से अपने पुराने संबंधों का जिक्र किया, बल्कि अपने संबंधों के जरिए उनके काले कारनामों को भी उजागर कर दिया। राजेश पाठक ने विवाद की वजह से लेकर आंतरिक संबंधों में आई खटास की वजह तक बताई। साथ में यह चेतावनी भी दी है कि जरूरत पड़ने पर आमने सामने बैठकर हर प्रकार की उनकी हिस्सेदारी और चाहत को उजागर किया जाएगा, जो उन्होंने अपने पिछले 5 साल में किया है। उनके अलावा इस वार्ता में पूर्व विधायक योगेंद्र निर्मल, बसपा नेता अजाब शास्त्री, शराब कारोबारी संजय कचवाहा सहित अन्य लोगों ने भी विधायक प्रदीप जायसवाल की पोल खोलकर रख दी। 7 महीने पहले मैंने बोला कि मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ बैठना पड़ेगा। वो बोले ठीक है, मैं तैयार हूँ। श्रीमान जी को मैंने बोला कि मैं नागपुर में बैठूँगा। रेडिसन होटल मैंने कराया। 5 घंटे बैठ के उनसे पूछना कि कौन से ट्रैक्टर वाले की समस्या आप वहाँ रख रहे थे। 7 बजे शाम से लेके 1 बजे रात तक। ये गवाह हैं नील गुरनानी जी, ये थे उस समय। किस ट्रैक्टर वाले को लेके प्रतिनिधि मंडल को गए थे मेरे से बात करनी? कौन से लेबर मजदूर यूनियन को लेके गए थे? कहाँ सड़क वाले को लेके गए थे कि कौन से गांव की सड़क टूट रही है, उनको किसको लेके गए थे? 5 घंटे बैठ के कोई जन समस्या या क्षेत्र के विकास की बातें नहीं हो रही थी वहाँ। 5 घंटे डीलिंग हो रही थी और कोई आदमी मांग रहा था कि 10 रुपया मुझे अलग से दे दो। मैं बोल रहा था 5 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा। लड़ाई इस बात की है। लेकिन जिस आदमी को 20 साल 25 साल से उस कंपनी का जो आदमी भागीदार आज भी हो, ये बैठे हैं संजय सिंह, आज भी वो भागीदार है, और वो आदमी बोले कि मेरा लेना देना नहीं। जिसके घर में आज भी रेत घाट का कार्यालय चल रहा हो, आज भी अभी प्रेजेंट में, वो आदमी बोले कि मेरा रेत और शराब से लेना देना नहीं। जिस आदमी ने कोरोना काल में भी माफ़ नहीं किया हो, करोड़ों रुपए लेकर के उस मकान को लगाया हो, हर हफ्ते पैसे उस ऑफिस से जाते रहे हो, वो कहे मेरा लेना देना नहीं।
लिखा पढ़ी में देता है आदमी वहाँ, ऐसा आदमी बोले मेरा लेना देना नहीं। तो ये झूठ कब तक चलेगा? आप कभी पूछना कि आप जब मंत्री थे तो कौन सी मीटिंग किया करते थे वहाँ 4-4 घंटे बैठ के उस पुखराज होटल में भोपाल में? कौन सी ट्रैक्टर वालों की समस्या लेके आया करती थी? कौन सा रोड की समस्या लेके आया करती थी? जैसा कि अभी मेरे किसी साथी ने बताया कि मंत्री बनने के पहले श्रीमान जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हुआ करते थे मेरी नज़र में। मैं भी छोटा भाई बोलता था, आप लोग सुनने वाले हो, 1 साल पहले तक तमाम मंचों में वो भी बड़े भाई बोलते थे, मैं भी छोटा भाई बोलता था। लेकिन ये जो मनी रेस जो चालू हुई मंत्री बनने के बाद, पैसा कमाने की दौड़ कि कितनी तेज़ी से कितना जल्दी कितना पैसा कमा लूँ, उसमें अजय मिश्रा जैसे मित्र जो 25 साल 30 साल से आपको ऑटो में घूम रहे भूल गए। या अजय बिसेन जैसे लोग फाउंडर जो आपके हैं, इनको आपको बोलने लगे कि मैं ही बनाता हूँ। विक्की पटेल जैसे लोग नगर पालिका के जो आपके साथ घूमते रहे 20 साल से 25 साल से, उनको बोलते हो मैं ही बनाता हूँ। जीतू राजपूत जिसने आपके चुनाव की धारा को मोड़ा, उसको कहते हो मैं ही बनाता हूँ। सारे लोग आज अलग हो गए होंगे तो कोई कारण होगा ना। सबके सामने मैं बता रहा हूँ कि जो आदमी लगातार रेत और शराब में पिछले 25 साल से घुसा हुआ हो और वो आदमी ऐसी बातें करे आज, तो ऐसे श्रीमान जी के मुंह से शोभा नहीं देती। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों को समझदार लोग हो, मीडिया के सारे लोग बैठे हैं यहाँ, सब लोगों को समझदार लोगों को इशारा काफ़ी होता है और कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं लगता जिसको 20 साल से नहीं मालूम हो कि श्रीमान जी का सारा कार्यक्रम कहाँ से क्या हो रहा है। चाहे छोटा कार्यक्रम हो चाहे बड़ा कार्यक्रम हो। आज अचानक अगर उनको कुछ रोड दिखाई देने लगी, आज अचानक ट्रैक्टर वाले दिखाई देने लगे, आज अचानक लोकल और बाहरी दिखाई देने लगे, उसके पीछे एकमात्र कारण है उनकी निजी स्वार्थ पूर्ति को न होना। इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। मैं कभी झूठ बोलता नहीं हूँ, झूठ आज भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ सच बोलता हूँ, लेकिन ये सच मैं 20 साल बाद इसलिए बोला हूँ आज क्योंकि 99 गलतियाँ हो चुकी, 100वीं गलती थी, इसलिए अपने को सच बताना जरूरी हो। कई आरोप लगते हैं, जैसे मैं चूंकि उस व्यवसाय से जुड़ा हूँ और मुझे लगता है कि हम अंदर जो है वो भी डंके की चोट पे बाहर बोलना चाहिए। हम किसी से नहीं छुपाते कि हम शराब या रेत का काम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, मालूम सबको है, लेकिन कोई बोले कि मेरा लेना देना नहीं है तो ये गलत बात होती है। जहाँ तक शराब की बात है, आप लोग को बता दें कि हम केवल दुकानें चलाते हैं, ये पूरा संचालित सरकार की पॉलिसियों से होता है। आज भी कैबिनेट की बैठक में मीटिंग में होने वाला था, 10% बढ़ के शराब की पॉलिसी आ रही है। अब एक नॉर्मल आदमी को नहीं मालूम तो रहता कि ये 10% क्या है, मतलब अब 10% पिछले साल से ज़्यादा शराब मिलेगी। मेरा कहना है कि कोई आदमी की भूख 6 रोटी की है, उसके सामने आप 10 रोटी रखोगे तो चलो वो खा लेगा। अब उसके सामने 25 रोटी रख दोगे तो 10 के बाद वो 15 रोटी तो इधर उधर देगा ही। ये शराब कोई जनरल का काम तो है नहीं कि शराब कहीं ले जाके फेंक दो या रख दो। तो कहने का मतलब है कहीं शराब बिकती भी है तो वो शराब ठेकेदार मजबूरी में बेचता है। हम तो अभी भोपाल में मीटिंग थी, PS मैडम, दीपाली रस्तोगी मैडम थी, मैंने सबके बीच में बोला है कि जितनी दुकानों की खपत है आप उतना माल दीजिए। दूसरी बात रहती है रेत में भी। अब रेत में बात आ रही है कि यहाँ रेत नहीं मिल रही है गाँव में, आप पॉलिसी में निश्चित कर दो कि प्रधानमंत्री आवास वालों को फ्री में दे दो। आपने सर्कुलर में कुछ नहीं लिखा है। अब दिक्कत क्या जाती है कि जिले में 2 टाइप की बातें हो रही है। रेत या शराब का विरोध या समर्थन लोग अपने सुविधा से कर रहे हैं। मतलब ऐसा हो गया है कि कोई नाच का प्रोग्राम देखने जाया तो एक आदमी बोल रहा है कि ये कला है और दूसरा बोल रहा है कि मुजरा चल रहा है। जिसको देखने में अच्छा लग रहा है वो कला बोल दे रहा है। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, बड़ा क्लियर होना चाहिए। और मैं जानता हूं कि पूरे ज़िले में कोई भी सांस्कृतिक, सामाजिक, खेलकूद प्रतियोगिता का कोई भी कार्यक्रम हो तो सबसे ज़्यादा चंदे की उम्मीद भी लोग यही करते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से गुड्डा जायसवाल को एक बात कहना चाहता हूं कि इस तरह की अगर अनर्गल बातें आपने करना बंद नहीं करी तो आपको करारा जवाब मिलेगा, जवाब करारा मिलेगा। आप हमारे आदरणीय
हमारे सर्वमान्य नेता जिनको हम बड़े भाई मानते हैं, आदरणीय गौरी शंकर जी बिसेन के बारे में अनाप शनाप बोलोगे। तुम किसी दल में नहीं हो, लेकिन तुम दलदल में हो, हर प्रकार के दलदल में तुम घिरे हुए हो। चेहरा सामने रखते कुछ हो, बोलते कुछ हो। अरे अपनी जुबान पे कड़वाहटें लाना बंद करो यार। आसमान पे थूकना आसान नहीं है, तुम थूकोगे आसमान पे तो थूक तुम्हारे मुंह पे आएगा। और अपनी टीम पे गोल मारना शुरू कर दिए तुमने। ये आक्रोश मेरे अंदर नहीं, सर्व समाज के लोगों के अंदर है। जो ईमानदारी पसंद इंसान है वो इस बात को लेकर जन चर्चा है। तेरा सलूक मुझे शर्मसार करता है। तू भाई होके पीछे से वार करता है और चेहरा वही घिसा हुआ, बदली नकाब है। हर साल नकाब बदल के आता है यार। चेहरा वही घिसा हुआ, बदली नकाब है। लोगों के पास आपका पूरा हिसाब है। तो फुर्सत मिले तो बैठ के पढ़ लीजिए कभी वाराणसी की जनता बड़ी मुश्किल किताब है। करारा जवाब।